चलो शुरू करते हैं। ये YouTube पर आरसी एकेडमी की ओर से 31वां प्रैक्टिस सेट है जो यूके ट्रिपल एससी के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका वीडियो हुआ, बीपीडीओ हुआ, आपका समूह ग हुआ, फॉरेस्ट गार्ड हुआ और पुलिस कांस्टेबल हुआ, है ना। तो आप लोग देखना इसमें नए सिलेबस पर आधारित जो यूके ट्रिपल एससी का जो नया सिलेबस है उस पर आधारित प्रश्न है, जिसमें 20 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे स्टार्टिंग के, फिर 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के होंगे और उसके बाद 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के और 30 क्वेश्चन जो आपके जीएस के होंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स ये सारे सब्जेक्ट होंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, छात्रों को कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा दिया जाने वाला संदेश संचार का कौन सा प्रकार माना जाएगा। देखो पहले तो इसको थोड़ा ठीक लेना, यहाँ पे विद्यार्थी की जगह जो है शिक्षक कर देना आप लोग, शिक्षक। तो क्या कह रहा हो, छात्रों को कक्षा में शिक्षक द्वारा दिया जाने वाला संदेश संचार का कौन सा प्रकार माना जाएगा। अब यहाँ पे देखना, एक होता है अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार क्या होता है, जहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति हो, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने आप से ही बात करता है या अपने अंतरात्मा से बात करता है तो उसको अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करना या अपने आप को संतुष्टि देने के लिए अपने आप से बातें करना या अपने आप में जो है जब अपने अंदर ही अंदर बात चलती है तो उसको अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। अगर बात करें अंतर्वैयक्तिक संचार, तो अंतर्वैयक्तिक संचार का मतलब होता है जहाँ पे किसी एक ही व्यक्ति को हम अपनी कोई सूचना देते हैं, एक ही व्यक्ति तक अपनी सूचना पहुँचा सकते हैं, उसे अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होंगे, आपके दो व्यक्ति होंगे, है ना, दो व्यक्ति होंगे, एक सूचना देने वाला और एक सूचना ग्रहण करने वाला। अगर बात करें जनसंचार, तो इसमें जो है हम ये बोल सकते हैं बहुत बड़ा जन या फिर बहुत बड़ा जो है क्षेत्र में जो हम सूचना दे सकते हैं एक साथ। जैसे आपका व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इसमें जो है अनगिनत लोग होंगे। इसमें लोग कैसे होंगे, असंख्य लोग बोल सकते हैं या फिर अनगिनत लोग जो इसमें होंगे। तो यहाँ पे बात कर रहा वो क्या, छात्रों को कक्षा में जो है अनगिनत नहीं होते, सीमित होते हैं, लेकिन जहाँ पे क्या होता है, एक समूह होता है या फिर संघ हो सकता है या फिर समिति होती है, जैसे समिति की बात करें, और या फिर कक्षा हो गया, है ना। ऐसे जहाँ पे मतलब एक समूह या संघ टाइप का होगा, वहाँ पे क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक संचार नहीं होता, ना ही अंतर्वैयक्तिक होता है, ना ही जनसंचार होता है। इसको कहते हैं समूह संचार। इसको क्या कहेंगे, समूह संचार बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि थे, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जूही की कली मुक्तक छंदों या मुक्तक पदों में लिखी गई पहली कविता थी। हिंदी साहित्य में जो मुक्त पदों में लिखी गई पहली कविता थी वो कौन थी, जूही की कली थी। ये भी बिल्कुल एकदम सही बोल रहा है। जूही की कली रचना में हिमगिरी पर्वत का वर्णन मिलता है, तो हिमगिरी पर्वत का वर्णन यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे मलयगिरी पर्वत का जो है क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। एक पवन का वर्णन मिलता है यहाँ पे, और एक जूही की कली का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है ना। जूही की कली की रचना के नायक पवन है, तो बिल्कुल एकदम सही कह रहा है कि जूही की कली की रचना के नायक कौन है, पवन है। तो तीसरा गलत है, बाकी और सभी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही होगा, तो सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें जरा, आलोक पर्व के रचनाकार कौन है। तो आलोक पर्व के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही फेमस रचना है आलोक पर्व। इस आलोक पर्व के लिए जो 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। पूछता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को 1973 में किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आलोक पर्व रचना के लिए मिला था, बहुत ही फेमस है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निषिद्ध का विलोम शब्द होगा। देखो भाई, निषिद्ध का विलोम शब्द, निषिद्ध का शब्द क्या होता है, आप लोगों ने पॉलिटिकल में भी देखा होगा। निषिद्ध एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, निषेध। निषेध का मतलब होता है जहाँ पे जाना मना होता है या फिर जहाँ पे मनाही होती है, या फिर जो क्या होता है, असंवैधानिक होता है। आप ये बोल सकते हो असंवैधानिक, जो असंवैधानिक होता है उसी को हम निषिद्ध बोल सकते हैं, जहाँ पे जाना मना होता है या जहाँ जिसके लिए मनाही की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसका विलोम शब्द यानी कि इसका उल्टा देखना है। तो क्या होता है कि जो विहित होता है इसका अर्थ होता है संवैधानिक, इसका अर्थ क्या होता है, संवैधानिक, है ना। संवैधानिक होता है तो यही इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा, है ना। संदिग्ध तो आपको जानते हैं जिस पर शक किया जाता है, अनुपयोगी जो उपयोग के काम की चीज की नहीं होती कोई वस्तु, और प्रतिबंधित जिस पर जहाँ पे प्रतिबंध लगाया जाता है। अब ये मत बोलना कि असंवैधानिक को प्रतिबंधित किया जाता है। देखो, प्रतिबंधित वो चीज़ होती है जो संवैधानिक थी या जहाँ पर प्रतिबंध नहीं था लेकिन बीच में प्रतिबंध लगाया गया। जो पहले से जो है जिस जहाँ पे जाना मनाही है उसको प्रतिबंध का मतलब होता है जहाँ पे बीच में प्रतिबंध लगाया जाता है ना। तो प्रतिबंध में विहित में फर्क है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, हलवाई का स्त्रीलिंग है। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो हलवाइन। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होता है, हलवाइन होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, हलवाइन ये भी दिया हुआ है, ये हलवाई भी दिया हुआ है और हलवानी भी दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो हलवाइन जो है याद रखना आप लोग, इसका हलवाई का स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अपने दही को कौन खट्टा कहता है।
अपने दही को कौन खट्टा कहता है, पंक्ति में कौन सा कारक होगा? देखो अपना दही, मैंने कहा था जहाँ पे ना, ने, नी या फिर का, के, की ऐसे शब्द आ जाए वहाँ पे कौन सा होता है? संबंध कारक होता है। क्या होता है? संबंध कारक होता है। तो अपना देखो ये जो ना, ने, नी जुटा हो हमेशा जो है किसी शब्द के साथ, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो आपका सर्वनाम होता है सर्वनाम के साथ ही लगा हुआ है। तो दही का जो है हमसे क्या है? संबंध बताया जा रहा है, तो संबंध कारक यहाँ पे हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। भूत शक्ति है, किसने कहा था कि रेडियो एक अद्भुत शक्ति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि रेडियो क्या है? एक अद्भुत शक्ति है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो हिंदी वर्णमाला में गोल वर्ण जो 8 होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं भाई? चलो आप लोगों को दिखाते हैं हिंदी वर्णमाला में। पहले हम हिंदी वर्णमाला लिखते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी हिंदी वर्णमाला लिखी है। इनमें गोल वर्ण कौन से होते हैं? याद रखना, जिस वर्ण में नीचे जो आपका इस तरीके का जो साइन बनता है उसी वर्ण को क्या कहते हैं? गोल वर्ण कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 8 गोल वर्ण होता है। अब देखो कौन कौन से होते हैं। एक आपका हो गया ये डॉ। डॉ में देखना आप लोग यहाँ पे नीचे इस तरीके से बनता है, तो एक ये हो गया गोल वर्ण, है ना। आपका छ, छ, ज, ज वाली लाइन में जो अगर आप देखोगे तो ये छ, इसमें ऐसे बनता है गोल, तो ये छ भी आपका क्या हो गया? गोल वर्ण हो गया। इसके अलावा आप लोग देखो ये टॉ। टॉ में जो इस तरीके से नीचे गोल बनता है तो टॉ गोल वर्ण हो गया। ठॉ में भी ये नीचे ऐसे बन रहा है तो ठॉ भी गोल वर्ण है। इसमें डॉ में देखो तो इस तरीके से बनता है तो ये भी गोल वर्ण है। इसमें देखो ढॉ में भी इस तरीके से बनता है तो ये ढॉ भी गोल वर्ण है ना। इसके अलावा त, थ, द। दौ में देखो तो दौ में इस तरीके से बनता है तो दौ भी अपने आप में क्या हो गया? गोल वर्ण हो गया। इसके अलावा देखो आप लोग कि गोल वर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा? हौ। हौ में अगर देखें तो लास्ट में ऐसे किया जाता है तो हौ भी क्या हो गया? गोल वर्ण। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है गोल वर्ण होते हैं। इनको पहचानने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? जैसे हम ए बोलते हैं तो ए और आई जो होता है, ए और आई, इसमें दीप जो है तालु पे भी जाती है और गले में भी जोड़ पड़ता है, तो कंठ तालव्य बोल सकते हो आप लोग। तो कंठ तालव्य ए का क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों को उनके प्रकाशन के प्रारंभ के कालानुसार बताइए। कि मतलब जो समाचार पत्र है उनको उनके काल के अनुसार जो प्रारंभ किया गया तो उनके काल के अनुसार इनको जो हमें बताना है। जाएगा आपका बंगाल गजट आ जाएगा। तो जो बंगाल गजट है इसका जो कालक्रम है यह आपका 1780 में जो बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। और किसने किया था? जेम्स अगस्टन हिक्की ने। किसने किया था? जेम्स अगस्टन हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था 1780 में। ये भारत का पहला समाचार पत्र है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो समाचार दर्पण की अगर बात करें तो जो समाचार दर्पण का जो प्रकाशन हुआ था वो था 1818 में। प्रकाशन किया था J.C. मार्समैन। इसका प्रकाशन किसने किया था? J.C. मार्समैन। इसके बाद जो उदंड मार्तंड की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1826 में। और इसका प्रकाशन किसने किया था? जुगल किशोर। इसका प्रकाशन किसने किया था? जुगल किशोर ने किया था। और ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसके बाद इसका प्रकाशन 1853 में किया गया था गिरीश चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, तो ये 1780, 1818, 1826, 1853, तो यही कालक्रम सही होगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बाकी सब नीचे जो आगे पीछे किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। गढ़वाली भाषा के शब्दों के लिए सही मिलान कीजिए। गढ़वाली भाषा के शब्दों के लिए सही मिलान कीजिए। देखो अंजीर, जो अंजीर होता है, अंजीर जो है उसको गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है? तिमलो कहा जाता है। कहीं कहीं पे जो है तिमली भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? तिमलो। तिमली भी लिखा होता है तिमलो को, है ना। तो इसको अंजीर, हिंदी में अंजीर बोलते हैं, गढ़वाली भाषा में तिमलो कहते हैं। अगर हम अंगूठी की बात करें तो अंगूठी को गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है? मुंदड़ी कहा जाता है। अंगूठी को कहा जाता है मुंदड़ी। और अंगीठी, अंगीठी जिसमें आग जलाई जाता है, गढ़वाली भाषा में सिगड़ी भी कहा जाता है और इसी को जो है गीठी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीठी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही है? देखो इनमें से कौन सा सही है? आंधी को, इनमें से कौन सा सही है? आंधी को जौनसारी भाषा में बागुर कहते हैं। बिल्कुल सही है। आंधी को जौनसारी भाषा में क्या कहते हैं? बागुर कहते हैं। जौनसारी भाषा में बात कहते हैं, मतलब आंधी को जौनसारी भाषा में बात कहते हैं, तो ये भी सही है। जौनसारी भाषा में बात भी कहते हैं आंधी को। और कुमाऊनी भाषा में आंधी को क्या कहा जाता है? ब्याओ कहते हैं, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे इनमें सही है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। कुमाऊनी भाषा में आकस्मिक का अर्थ है, आकस्मिक मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? अचानक बोलते हैं, या फिर इमरजेंसी जिसको बोलते हैं ना, आकस्मिक, इमरजेंसी या अचानक, तो इसको क्या बोलते हैं? अणचक बोलते हैं ना। कुमाऊनी भाषा में आकस्मिक को क्या बोलते हैं? अणचक बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं अचानक में ऐसा हो गया, है ना, तो अणचक में ऐसा हो गया ना, अणचक बोलेंगे वो कुमाऊनी भाषा में। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो, गास देण पर बास नी देण। गास देण पर बास नी देण, इसका जो है क्या है? गढ़वाली लोकोक्ति का अर्थ क्या है? वो कह रहा है गढ़वाली लोकोक्ति का अर्थ परिचित को भोजन देना चाहिए। मतलब जो अपरिचित होता है, जैसे कोई अपरिचित मिल जाए आपको, उसको भोजन दे दो,
उसको भोजन देना चाहिए, लेकिन रहने को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रुक गया, आपके यहाँ पे रात को रुक गया या कुछ, तो आपके जो है ये चोरी कर सकता है, या आप नहीं जानते उसको, तो आपके भेद खोलना चाह रहा होगा या कुछ गलत कर दे आप लोगों के साथ। तो याद रखना कि इस जो एक गढ़वाली लोग होते हैं, घास देने पर बास नहीं देने, इसका अर्थ क्या होता है, अपरिचित को भोजन दे दो लेकिन रहने को स्थान नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखो, फूले कांस सकल मही छाई, जानू बरसा ऋतु प्रकट बुझाई। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं पे भी अगर ये शब्द दिख जाए आपको, देखो क्या शब्द, मनु या फिर मनु, मानो, जनु, जानो, या फिर मनहु, मनहु, जनहु, ऐसे शब्द जहां पे दिख जाए आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमेशा, है ना, जानू, ऐसे ऐसे शब्द, जनू, जानो, है ना, जनू हो सकता है, जानो हो सकता है, जानू हो सकता है, ऐसे शब्द जहां पे भी आपको दिखेंगे वहां पे सीधा जो है क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हवन में कौन सी संधि है। तो हवन में कौन सी संधि है, पहले तो हवन का संधि विच्छेद आपको आना चाहिए। हवन का संधि विच्छेद क्या होता है, हो प्लस अन, हो प्लस अन जो है हवन का संधि विच्छेद होता है। किसमें टूटा है, अगर हम देखें तो हो में काई की मात्रा लगी है, तो ओ की मात्रा लगी है, ओ प्लस ओ में टूटा है। तो आप ध्यान देना, जब प्लस से पहले ए आई ओ आउ ये शब्द आ जाए, मतलब जो वर्णमाला के नीचे वाली लाइन है ए आई ओ आउ स्वरों की, अगर वो पहले आ जाए, प्लस के बाद चाहे कोई भी स्वर आ जाए या कोई दूसरा आ जाए, तो वहां पे कौन सी संधि होती है, हमेशा यण संधि होती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, यण संधि। इसका संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूर्व औपनिवेशिक में मूल शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे औपनिवेशिक होगा या उपनिवेशिक होगा, निवेश होगा या वेश होगा। तो आप लोग देखो, अगर हम देखें ना यहाँ पे, इसको कई तरीके से कई बार तोड़ सकते हैं, पूर्वोपनिवेशिक, देखना आपके इनके संधि विच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका संधि विच्छेद देखोगे तो इसका संधि विच्छेद होता है पूर्व प्लस औपनिवेशिक, ये होता है इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पे जो उपसर्ग आ गया वो क्या आ गया हमारे पास, पूर्व आ गया। फिर से देखो, फिर से टूटेगा ये, इसको तोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा उपनिवेश प्लस इक। तो क्या हो गया यहाँ पे, उपनिवेश प्लस इक हो जाएगा। तो इसका मतलब इक क्या हो गया, यहाँ पे प्रत्यय हो गया। फिर से ये टूटेगा, तो ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, उप प्लस निवेश में टूटेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, उप प्रत्यय आ गया, शब्द क्या बचा, निवेश। अगर निवेश को तोड़ोगे तो नी प्लस वेश में टूटेगा। तो मूल शब्द क्या होता है, जो सबसे छोटा शब्द होता है जिसका हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो वेश। तो वेश इसमें क्या है, मूल शब्द है। तो इतने तरीके से हम पूर्व औपनिवेशिक को तोड़ सकते हैं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से किन आश्रित उपवाक्यों की शुरुआत की क्योंकि योजकों से होती है, कि क्योंकि योजकों से होती है। तो आप लोग ध्यान देना, संज्ञा प्रधान आश्रित उपवाक्य इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो ऐसे योजकों से शुरू होते हैं ना, जैसे की हो गया, क्योंकि हो गया, जो हो गया ना, ऐसे योजक शब्द होते हैं, उनमें जो उपवाक्य होता है ना, यानी कि जो आश्रित उपवाक्य होता है, वो क्या करता है, संज्ञा की तरह जो है उसकी मतलब कार्य करता है, संज्ञा की तरह कार्य करता है, इसलिए संज्ञा प्रधान आश्रित उपवाक्य बोलता है ना। 19वां और 20वां क्वेश्चन इसमें गलती से छूट गया, तो इसलिए जरा रीजनिंग के क्वेश्चन देखो आप लोग। 21वां क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे। तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि इसको ऐसे करके काउंटिंग करनी। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 1 2 3 4। जब आपके इस तरीके से आपके पास आएगा तो सेम है भाई, इधर को भी 4 है, इधर को भी 4 है। तो आपने क्या करना है, इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो। तो आपने क्या करना है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर 3 है तो 3 का स्क्वायर, और फिर 4 है तो 4 का स्क्वायर। सीधा इनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। आप इनको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 16 और 9 क्या होता है 25, 25 4 29 और 1 30, तो 30 हो जाएगा इसका आंसर। तो 30 आंसर हो जाएगा, इसकी ट्रिक है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4:45 पर घंटे और मिनट की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आपको क्या करना है, इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक घड़ी बनानी है इस तरीके से, है ना। घड़ी में जरा टाइम बना लेते हैं हम, 12 6 3 और 9 ऐसे करके यहाँ पे टाइम बना लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने ये टाइम बनाना है 4:45। तो हमने 4 देखना है सीधा, 4 कितने पे बजते हैं, तो 4 आपके यहाँ पे 4 पे ही बजेंगे। तो घंटे की सुई आपकी क्या होगी, यहाँ पे होगी 4 पे। 45 मिनट आपके कहाँ पे होता है, 9 पे। तो मिनट की सुई आपकी कहाँ होगी, यहाँ पे 9 पे। तो ये मिनट की सुई होगी, ये घंटे की। अब हमने घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का गैप देखना, कितने घंटे का गैप आ रहा है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 का गैप आ रहा है, तो 5 लिखोगे और उसमें 30 की गुणा करोगे। एक काम तो आपको ये करना है। दूसरा क्या करना है, अगर घंटे की सुई पीछे है तो आप माइनस लगाओ, और घंटे की सुई आगे है तो प्लस लगाओ। तो घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे है, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अगर घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे होती तो हम क्या लगाते, प्लस लगाते। और मिनट का आधा कर दोगे तो मिनट कितने, 45, और 45 का आधा क्या होता है, 22.5, यानी कि 22.5। बस इसको सॉल्व करना हमने। तो 5 या 15, 150 माइनस 22.5। अब इसमें से इसको माइनस करोगे, 10 में से 5 गया 5, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे बचा आपका 4, 4 में से 2 गया 2, और ये हो गया आपका यहाँ पे 1, 127.5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दिए गए पासे की दो स्थितियों में एक के विपरीत क्या होगा, तो दिए गई पासे की दो स्थितियों में एक के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे देखना भाई आप लोग, एक यहाँ भी लिखा है, एक यहाँ भी लिखा है, दो एक ही बार है, तीन भी एक ही बार है, यहाँ पे चार भी एक ही बार है और पाँच भी एक ही बार है। जब कहीं पासे की दो स्थितियां होगी ना दी हुई और उन दोनों स्थितियों में कोई एक नंबर ऐसा होगा जो यहाँ भी लिखा है यहाँ भी दोनों पासों में लिखा है, तो उसको क्या करता हम घड़ी की दिशा में लिखते हैं क्रमशः, आपको सारे नंबर मिल जाएंगे, है ना। जैसा आप क्या करोगे, जैसे यहाँ से हम इसको लिखते हैं घड़ी की दिशा में, तो घड़ी ऐसे घूमती है तो पहले एक लिखोगे, फिर आपका तीन लिखोगे और फिर आप क्या लिखोगे, चार। फिर इनको लिखेंगे, घड़ी ऐसे घूमती है तो यहाँ से शुरू करेंगे, पहले एक लिखेंगे, फिर आप पाँच लिखोगे और फिर आप क्या लिखोगे, दो। तो चार के विपरीत दो और दो के विपरीत चार, तीन के विपरीत पाँच और पाँच के विपरीत तीन। तो ये तो हमारे हो गए। बच्चे अब एक के विपरीत, तो एक के विपरीत एक तो होगा नहीं, एक के विपरीत कोई ऐसी संख्या होगी जो इसमें दिख ही नहीं रही हो, तो एक से लेकर छः तक की संख्या होती है इसमें। तो यहाँ पे जो है एक भी दिख रहा है, दो भी दिख रहा है, तीन भी दिख रहा है, चार भी दिख रहा है, पाँच भी दिख रहा है, छः नहीं दिख रहा है, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, छः। तो छः इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, छः। तो डी इसका आंसर है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, बुलबुल, बारबल, मेंढक, देखो बुलबुल को बारबल कहते हैं तो मेंढक को क्या कहते हैं, तो मेंढक को कहते हैं क्रॉक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद देखना आप लोग, यदि ये देखो एक शब्द दिया गया है यहाँ पे और क्या कह रहा है कि शब्द के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पहले इनको लिख लेना, जैसा है लिखा GATHER, जैसा आपने ये लिख दिया। अब इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले इनमें से क्या आएगा, ए, है ना, ए आ गया, बी सी डी, तो ए हो गया हमारा। इसके बाद आपका क्या आएगा, ई आएगा, है ना, ई भी हो गया, EF G, इसके बाद G आएगा, ये G भी लिख दिया, G H, फिर H आएगा, ये H भी हो गया, I J K L M N O P Q R, फिर R आएगा, फिर S, फिर T आ जाएगा आपका। तो सबको हमने ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो मैच हो गया, ये है ना, ये मैच हो गया। तो ये अक्षर ऐसा होगा जिसका स्थान अपरिवर्तित होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर एक हो जाएगा। और वो भी कौन है, H। ऐसा भी पूछ सकता है कौन सा वर्ण ऐसा होगा जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो H का। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, मतलब जो इनमें अलग है उसको चुनना हमने, है ना। यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी। देखो क्या, यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार को के 3 दिन पहले पड़ती है। देखो भाई, अगर हम देखें कि यदि किसी माह की 10वीं तिथि मतलब 10 तारीख की बात कर रहा हूँ, 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, तो ये जो है रविवार के 3 दिन पहले, तो आप लोग देखो अगर यहाँ पे जो है आपका रविवार है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रविवार है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमवार, और यहाँ पे एक मिनट जरा है, देखो यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी। देखो यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार को पड़ती है, मतलब 10 रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, तो भाई जो आप लोग देखो, हमने ये मान के चला कि ये है यहाँ पे रविवार, है ना, और ये क्या हो जाएगा, रविवार से एक दिन पहले क्या होता है, शनिवार, है ना। अब यहाँ पे देखना कि 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, तो रविवार हो गया, रविवार के एक दिन पहले ये हो गया, 2 दिन पहले आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार मतलब 10 तारीख को क्या हो जाएगा, आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जानना चाह रहा है कि तो पड़ती है तो दूसरी तिथि किस दिन होगी, मतलब 10 तारीख को रविवार है तो 2 तारीख को क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो 10 तारीख को रविवार, 10 में से 7 कम कर दो, 3 तारीख को भी क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। 3 तारीख को अगर बृहस्पतिवार है तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा, बुधवार, तो बुधवार इसका आंसर हो जाएगा। तो सी जो है आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे जरा, सोमा उमा से छोटी है। देखो क्या कह रहा हो, जो सोमा है, सोमा उमा से छोटी है, नेहा सोमा से लंबी है, तो जो नेहा है वो सोमा से लंबी है। नेहा क्या है आपकी, सोमा, है ना, नेहा सोमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है, जो सुधा है, सुधा क्या है, सोमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। लेकिन ये क्या है आपकी, सुधा जो है हेमा से छोटी है, तो उमा नेहा से लंबी है। अब कह रहा उमा जो है नेहा से लंबी है, और नेहा से लंबी कौन है, उमा है ना, लंबी है। तो इनमें सबसे लंबा कौन है, तो भाई आप लोग देखो, ये उमा तो हो गई यहाँ पे, है ना, और उमा किससे लंबी है, नेहा से लंबी है, तो नेहा यहाँ पे हो जाएगी, ये सोमा हो गई, और ये सुधा होगी, तो हेमा सबसे लंबी हो जाएगी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा, देखो हमने कहा कि ये तो है आदमी और ये है यहाँ पे महिला, तो एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, महिला से कहा कि आपका जो भाई है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, है ना, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ये क्या है आपका, मेरी पत्नी का क्या है, ये
भाई है, ये इसका क्या है, आपका भाई है, मेरी पत्नी का क्या है, ये भाई है। तो वो महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला जो है उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंध है, मतलब इनका क्या संबंध है। तो देखो भाई, जब क्या है कि ये आदमी जो है, इस आदमी की जो पत्नी है उसका भाई ये जो है इसका पुत्र है ना। अब इसका ये क्या हो गया, आपके भाई भाई हो गए, है ना। और इसके भाई का ये क्या है, बेटा है। अब इसके भाई का ये बेटा है, तो इसकी क्या हो गई है, इसकी क्या हो जाएगी, ये महिला क्या हो जाएगी, यही महिला हो जाएगी। तो इसकी जो है क्या हो सकती है, ये बहन हो सकती है। इस महिला की क्या है, बहन है, क्योंकि इसका भाई है ये, तो बहन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है ना। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में, मतलब इधर से भी उसका स्थान 11वां है और इधर से भी उसका स्थान क्या है, 11वां है, दोनों तरफ से 11वां है। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो आपको जब भी ऐसा होगा तो आपको इनको जोड़ना है, 11 और 11, 11 और 11 कितना हो जाएगा, 22, 22 में से एक माइनस करोगे तो 21। क्यों, क्योंकि इस नंबर को दो बार इधर से भी काउंट कर दिया, इधर से भी काउंट कर दिया, तो 21 इसका आंसर हो जाएगा। तो बी इसका आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद आप उत्तराखंड के क्वेश्चन देखिए। बसंती बिष्ट के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, ठीक है। सौर का अतीत डॉक्टर राम सिंह के द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर राम सिंह। जबकि विरासतों की खोज हेमचंद सकलानी के द्वारा लिखी गई है, हेमचंद सकलानी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 34। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 1% वाला जिला, देखो 18वीं वन रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी, ठीक है। और ये 2023 की वन रिपोर्ट है जो 2025 में आई है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखना 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 1% वाला जिला आपका हो जाएगा चंपावत हो जाएगा। इससे पहले जो 17वीं वन रिपोर्ट थी वहाँ पर सर्वाधिक 1% वाला जिला नैनीताल था, ठीक है, जो कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार अब कौन सा हो गया, चंपावत हो गया। तो चंपावत हो गया, नैनीताल हो गया, आपका पौड़ी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, वन क्षेत्रफल में पूछे वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो आपका पौड़ी हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम वन जो है आपके मैदानी क्षेत्र में होते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, यहाँ पर आपके कम वन होंगे आपके। तो सबसे कम आपका हो जाएगा उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, यहाँ पे सबसे कम वन है, ठीक है। चंपावत सबसे ज़्यादा आपका प्रतिशत वाला है, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पौड़ी आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है। इस बार अगर 18वीं वन रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर इस बार हमारे उत्तराखंड में वन आपका घटे हैं, बड़े नहीं हैं, घटे हैं, ठीक है। और आपका वन जो है टोटल अभी उत्तराखंड में अगर देखें 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 45.44% इस बार हमारा उत्तराखंड में वन है, ठीक है। तो वन रिपोर्ट के बारे में भी आपको भाई पढ़ना है, क्योंकि वन रिपोर्ट अभी जो आपकी 18वीं वन रिपोर्ट आई है तो वहाँ से भी एग्जाम में क्या पता क्वेश्चन पूछ दें, ठीक है। तो इसको आप एक बार सारा पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा मेला पिथौरागढ़ में नहीं लगता है। देखो पिथौरागढ़ में मेला आपका नहीं लगता है नागराज देवता मेला, और ये नागराज देवता मेला लगता है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में लगता है नागराज देवता मेला। बाकी टोकरिया मेला भी लगता है, बोरानी मेला भी लगता है और नागपंचमी मेला भी लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 36। निम्नलिखित में से किस गुफा में हमें योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव के चित्र मिले हैं, ठीक है। अगर हम योग करेंगे तो हमें फल मिलेगा, तो फल सीमा यानी कि अल्मोड़ा से हमें योग करते हुए मानव के चित्र मिले हैं। बाकी आपको पता है लाखों गुफा पहली खोज है गुफाओं में, प्रागैतिहासिक काल की जो गुफाएं हैं सबसे पहले हमें लाखों गुफा मिली थी अल्मोड़ा में, सुयाल नदी के किनारे, ठीक है। बाकी MP जोशी ने इस गुफा की खोज की थी। नागफणी आकार की ये गुफा है आपकी लाखों गुफा, 1968 में इसकी खोज हुई थी। बाकी ग्वारके गुफा जो चमोली में मिली हमें, ठीक है, जहाँ पर हमें पशुचारण संस्कृति की जानकारी मिलती है। किस गुफा से हमें पशुचारण संस्कृति की जानकारी मिलती है वो आपकी कौन सी है, ग्वारके गुफा है, जो अलकनंदा नदी के किनारे आपकी चमोली में मिली है। हुडोली गुफा जो है, हुडोली में जो हमें गुफा मिली है, यहाँ पर हमें एक तो संक लिपि के प्रमाण मिलते हैं, दूसरा आपका ध्यान रखना कि हुडोली की जो गुफा है यहाँ से हमें नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी भाई आपको ध्यान रखनी है, ठीक। जिनका भी आगे एग्जाम होगा तो आपका कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा बहुत आपका जो ये गुफाएं हैं प्रागैतिहासिक काल की, तो यहाँ से भी आपको कुछ बहुत जो चीज़ें हैं आपको याद करनी है कि कौन सी गुफा कहाँ से मिली है। बाकी आपका कहाँ से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, या फिर फल सीमा फड़का नोली गुफा होगी आपकी, ठीक है, पेड़शाला गुफा हो गई आपकी, ठीक। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, चंद काल में राजाओं की पालकी ढोने वाला, राजाओं की पालकी ढोने वाला जो कार्य करता था वो व्यक्ति कौन होता था, या उसे क्या बोला जाता था, उसे बोलते थे कैनी, जो राजाओं की क्या ढोता था, पालकी। देखो यहाँ पर एक शब्द है चौपदार, चौपदार एक प्रकार का कर होता था, ठीक है। ये कर तब लिया जाता था उन व्यक्तियों के लिए जो राजा की जो निजी वस्तुएं होती थी उनका ढोने का काम जो करते थे व्यक्ति,
ठीक है, या जो सैनिक राजा की निजी वस्तुओं के जो ढोने का काम करते थे, निजी वस्तु आप समझ सकते हैं राजा की, ठीक है, तलवार होगी आपकी, बहुत सारी चीज़ें हैं निजी वस्तुएं, तो उसके लिए जो कर लिया जाता था, राजा की निजी वस्तुओं के ढोने वाले जो व्यक्ति होते थे उनके लिए कर लिया जाता था चौबदार कर, ठीक है। बाकी बक्सी आपका एक प्रकार का सैनिक अधिकारी होता था, ठीक है। जोशी आपका दीवान होते थे, दीवान आपके चंद राजवंश में जो दीवान होते थे, दीवान का पद था वो जोशी के पास होता था, ठीक है। हर्षदेव जोशी का नाम तो आपने सुना ही होगा, कुमाऊं का चाणक्य बोलते हैं उसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पंवार शासनकाल में आयात निर्यात कर था। देखो आयात निर्यात कर आपका टिहरी रियासत में लिया जाता था, टिहरी रियासत में पंवार वंश के लोगों ने राज किया, ठीक है। तो आयात निर्यात कर कौन सा होता था, पौन टूटी कर। देखो टिहरी रियासत में कर लिया जाता था पौन टूटी कर, और ये कैसा कर हुआ था, आयात निर्यात होता, यानी कि राज्य से बाहर जो वस्तुएं जा रही है, राज्य में जो वस्तुएं आ रही है उन पे लेन देन पे ये कर लगाते थे। बाकी तिहाड़ एक प्रकार का ये भी कर था भाई, तिहाड़ कर, ठीक है। तिहाड़ कर भी आपका टिहरी रियासत में लिया जाता था, तिहाड़ कर, ठीक है। और इस तिहाड़ कर के ऊपर एक आंदोलन भी हुआ था 1891 में, ठीक है। उस समय आपका सूरदर्शन शाह राजा थे, तो तिहाड़ के लोगों ने तिहाड़ कर ले 1/3 आपका जो कर लिया जाता था किसानों से, तिहाड़ कर टिहरी रियासत में अठुर के लोगों ने यहाँ पर विद्रोह किया था, तो अठुर विद्रोह भी बोलते हैं। तिहाड़ विद्रोह या अठुर विद्रोह क्यों हुआ था, तिहाड़ कर के ऊपर हुआ था, ठीक है। बाकी सूपकारपति होता था एक प्रकार का भोजनालय का जो अधिकारी होता था, भोजनालय का जो देख रेख करता था या उसकी जो अधिकारी होता था भोजनालय का, तो उसको बोलते थे सुपकारपति, ठीक है। बाकी सिरती कर के बारे में तो आपको पता ही है कि ये नगद कर होता था, नगद कर कौन सा होता था, चंद राजवंश में सिरती कर उसे बोलते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ मंदिर दिए हैं, अर्जुनेश्वर मंदिर आपका पिथौरागढ़ में है, अर्जुनेश्वर गुफा भी है पिथौरागढ़ में, ठीक है। गांधी मंदिर आपका नैनीताल में है, सेमुखेम मंदिर जो टिहरी में है, सेमुखेम मंदिर मेला भी लगता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी कौन सा गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। गर्जा देवी जो मंदिर है ये रामनगर में है, रामनगर, और रामनगर आपका कहाँ पर पड़ता है, नैनीताल में है, ठीक है। और ये जो मंदिर है ये कोसी नदी के किनारे है, रामनगर कोसी नदी के किनारे है, ठीक है, गर्जा देवी मंदिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निर्बल सेवक नामक समाचार पत्र जो है ये किसके द्वारा निकाला गया था, तो ये 1913 में निकाला गया था भाई, 1913, और ये इसको निकालने वाले आपके राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है। पीताम्बर दत्त कोसवाल के द्वारा जो पत्र निकाला गया था वो आपका हितैषी नामक पत्र निकाला गया था 1936 में। हितैषी नामक पत्र अगर आपसे पूछे किसके द्वारा निकाला गया था 1936 में, तो उसका नाम हो जाएगा आपका पीताम्बर दत्त कोसवाल, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी देखना, देवकी नंदन ध्यानी के द्वारा जो पत्र निकाला गया था वो आपका था स्वर्ग भूमि 1934 में, स्वर्ग भूमि नामक पत्र जो निकाला गया था 1934 में, तो इसको निकालने वाले आपके देवकी नंदन ध्यानी थे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखना, बसंत कुमार जोशी के द्वारा 1922 में कुमाऊं कुमुद निकाला गया था, कुमाऊं कुमुद नामक पत्र जो 1922 में निकाला गया था, ये निकाला गया था बसंत कुमार जोशी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, निर्बल सेवक नामक समाचार पत्र राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा निकाला गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही कथन का चयन करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए देखना कि उत्तराखंड राज्य चिन्ह में नीले रंग में 3 जल धाराएं, गंगा की, देखो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा राज्य चिन्ह है उसमें आपको गंगा की लहरें दिखाई गई है, 3 लहरें, यहाँ पर क्या 3 लहरें, अच्छा आपको सही छानना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, 3 लहरें नहीं है, गंगा की आपकी 4 लहरों को दर्शाया गया है, ठीक है, 4 जलधाराएं आपको दर्शाए गए यहाँ पर। दूसरा देखना आपको 4 पर्वत चोटी को दर्शाए, देखो 4 पर्वत चोटी नहीं होगी, 3 पर्वत चोटी होगी, 3 पर्वत चोटियाँ, ठीक है। एक आपका शिवालिक हो गया, एक मध्य हिमालय हो गया और एक महान हिमालय है, और बीच की जो चोटी है आपकी वो मध्य हिमालय जो ऊंची है, ठीक है। तीसरा देखना सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य का अंकित, देखो ये वाला आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे नीचे क्या है, नीले रंग में लिखा है उत्तराखंड राज्य, ठीक है। बाकी चौथा ऑप्शन देखना, उत्तराखंड राज्य जिनमें भौगोलिक स्वरूप की झलक नहीं मिलती है, नहीं आपका मिलती है, भौगोलिक स्वरूप की झलक हमारे राज्य चिन्ह में भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, सबसे पहले अगर आप परीक्षा वाणी खोलते हैं वहाँ पर चैप्टर में दिया है हमारे राज्य चिन्ह के बारे में, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। गंगा की कितनी लहरें हैं, 4 लहरें हैं, जबकि 3 पर्वत चोटियाँ हैं, सबसे नीचे उत्तराखंड राज्य अंकित किया गया है। बाकी उत्तराखंड राज्य में हमारी भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है, हमारे पूरा उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्वरूप है उसकी झलक उसमें मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन छानना है आपको। देखो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन आपका 2002 में होता है, ठीक है। उत्तराखंड जल संस्थान, देखो उत्तराखंड जल संस्थान का गठन भी आपका कब होता है, 2002 में। तीसरा देखना हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है इसका गठन आपका 1920 में होता है,
उत्तराखंड में बनने वाली पहली कंपनी हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, HMTC बोलते हैं इसे, 1920 में हुआ था। बाकी उत्तराखंड परिवहन निगम ये आपका 2003 में बनता है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 44, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना आपको, ठीक। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखना, यमुना और हिरण्यबाहु का संगम। देखो यमुना और हिरण्यबाहु जो नदी है इनका संगम आपका होता है खरसाली में, खरसाली। और खरसाली आपको पता है यमुनोत्री धाम के पास पड़ता है, ठीक है। भागीरथी और आकाशगंगा का संबंध, देखो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भागीरथी और आकाशगंगा का जो संगम होता है ये आपका होता है गोमुख के पास, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखना भागीरथी और हत्यारिणी नदी का जो संगम होता है ये आपका हो जाएगा मुखवा गांव के पास, मुखवा गांव यानी कि गंगोत्री, ठीक है। बाकी पश्चिमी रामगंगा और गगास नदी का जो संगम होता है ये आपका हो जाएगा बिकिया सैन जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर इसका संगम हो जाएगा। जबकि जागेश्वर में जो होता है यहाँ पर जटागंगा और दुधगंगा का संगम, जटागंगा और दुधगंगा का संगम जागेश्वर धाम के पास होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पहाड़ की पुकार नामक रचना। देखो ये आपका एक पुस्तक है पहाड़ की पुकार नामक रचना, ये किसकी है भाई? ये आपकी हो जाएगी चंद्रप्रभा ऐतवाल, ठीक है। चंद्रप्रभा ऐतवाल वो महिला है जिन्होंने 1981 में हमारे राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी पर्वत, ठीक है, तो उसका आरोहण करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला आपकी चंद्रप्रभा ऐतवाल, और इनके साथ आपकी हर्षवंती बिष्ट भी थी, ठीक है। इन दोनों ने 1981 में नंदा देवी पर्वत की क्या की थी, चढ़ाई की थी और सफल भी हो गई थी, ठीक। बाकी हुकम सिंह रावत, इन्होंने 1991 में कंचनजंगा नामक जो पर्वत है आपका सिक्किम में पड़ता है, ये इसका आरोहण किया था किसने? हुकम सिंह रावत ने। 1991 में एक दल गया था जिसमें आपका हुकम सिंह रावत भी थे कंचनजंगा नामक पर्वत की चढ़ाई करने, और वहाँ पर सफल भी हो गए थे, ठीक है। और जब इन्होंने इस पर्वत की चढ़ाई की तो इनके ऊपर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, उसका नाम भी क्या है? कंचनजंगा पुस्तक। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि कंचनजंगा नामक पुस्तक किसने लिखी है, हुकम सिंह रावत के द्वारा लिखी गई है। बाकी हर्षवंती बिष्ट के बारे में मैंने अभी बताया, 1981 में इन्होंने क्या किया था, नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई की थी चंद्रप्रभा ऐतवाल के साथ। बाकी हर्षवंती बिष्ट 1984 में जो दल गया था एक विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बचेंद्री पाल के द्वारा जो जिसका आरोहण किया गया था, वहां पर आपका हर्षवंती बिष्ट भी उस दल में शामिल थी, ठीक है, 1984 में। बाकी हरिश्चंद्र सिंह रावत ये वो व्यक्ति है जो सबसे पहले उत्तराखंड से सबसे पहले जो पर्वत पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, उसकी चढ़ाई करने वाले हमारे राज्य के प्रथम व्यक्ति पूछे, अगर महिला पूछे तो बचेंद्री पाल है, ठीक है। व्यक्ति पूछे तो हरिश्चंद्र सिंह रावत 1965 में अकेले नहीं गए थे, ये भी दल के साथ थे, तो इनका भी एक दल गया था 1965 में आपका माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने। तो ध्यान रखना भाई इनके बारे में भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था भाई, ठीक है। 4 खिलाड़ी इस बार हमारे ओलंपिक में गए थे, लेकिन इनमें से चारों में से किसी ने पदक नहीं जीता, कोई भी पदक नहीं आया उत्तराखंड में, लेकिन ये 4 खिलाड़ी यहाँ से ये गए थे ओलंपिक में, ठीक है, 2024 पेरिस। तो जिसमें से एक है आपका लक्ष्य सेन, ठीक है, लक्ष्य सेन। दूसरे आपका अंकिता ध्यानी, ठीक है। एक आपका परमजीत सिंह, ठीक है, परमजीत सिंह है आपका। और एक आपका हो जाएगा सूरज पवार, ठीक है, परमजीत बिष्ट और सूरज पवार। तो ध्यान रखना इन चारों के बारे में कि कौन कौन से हमारे उत्तराखंड से इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ था वहाँ पर ये इन्होंने भाग किया था। तो चारों में से चारों किसी ने पदक नहीं जीता, लेकिन इन्होंने भाग लिया था। लक्ष्य सेन हो गया आपका, अंकिता ध्यानी पौड़ी की आपकी, परमजीत सिंह बिष्ट है, और आपका सूरज पवार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार गलत कथन का चयन करना। देखो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया, देखो हरिद्वार का जो क्षेत्रफल हरिद्वार जिले का है 2360 यानी कि 2360 वर्ग किलोमीटर आपका सही हो जाएगा। चंपावत का क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही हो जाएगा आपका। देहरादून का क्षेत्रफल है आपका 3088 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बाकी गलत हो जाएगा आपका पिथौरागढ़, इसका जो क्षेत्रफल है भाई 7090 यानी कि इसका वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 70-90 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले जिले आपके 3 तो जरूर याद रखना है, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले आपका हो जाएंगे चंपावत, आपका रुद्रप्रयाग, बागेश्वर आपका हो जाएंगे सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 48, सही कथन का चयन करना, ठीक है। तो यहाँ पर सही कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए,
रामायण वाटिका या महाभारत वाटिका आपकी कहाँ पर हो जाएगी? हल्द्वानी में। थैलस गार्डन आपका हो जाएगा भाई मुंशियारी में, यानी कि पिथौरागढ़ मुंशियारी में हो जाएगा, ठीक है। बाकी एरोमेटिक गार्डन आपका हो जाएगा लाल कुआं जो कि आपका नैनीताल में पड़ता है, लाल कुआं में, ठीक है। बाकी हर्बल गार्डन हो जाएगा आपका माणा में, चमोली में हो जाएगा, ठीक है। थैलस गार्डन मुंशियारी में है, पिथौरागढ़ एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं हो जाएगा नैनीताल में, बाकी हर्बल गार्डन आपका हो जाएगा माणा यानी कि चमोली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 49। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको, ठीक है। तो सही कथन आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, ठीक है। जौनसार क्षेत्र में शुभ अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है उसे बोलते हैं बुढ़ियाद नृत्य, ठीक है। बाकी ऑप्शन ये देखना कि देश प्रेम की भावना से किया जाने वाला नृत्य, उसे बोलते हैं सिपैया नृत्य बोलते हैं उसे, जो देश प्रेम की या देश में जाने के जो प्रेरित करते हैं वो कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपका हो जाएगा सिपैया नृत्य, ठीक है। बाकी देखना कि विवाहित लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने पर हारुल नहीं किया जाता है, कौन सा नृत्य? थड़िया नृत्य किया जाता है, थड़िया, ठीक है। हारुल नृत्य जौनसार में फेमस है और यहाँ पर एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रमतुला वाद्य यंत्र, ठीक है। तो हारुल नृत्य जो कि पांडवों पर आधारित है, पांडव कला पर आधारित है हारुल नृत्य। और यहाँ पर ध्यान देना कि हारुल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं जौनसार जनजाति के द्वारा? रमतुला वाद्य यंत्र एक, ठीक है। बाकी कुमाऊं क्षेत्र में गायन प्रतियोगिता के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो उस नृत्य को बोलते हैं बैर नृत्य किया जाता है गायन प्रतियोगिता के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर सही नहीं है, सही नहीं छानना है आपको। महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण हमारे उत्तराखंड में है, और ये 2008 जब आपकी खंडूड़ी की सरकार थी, ठीक है, तो उन्होंने ये आपका 50% आरक्षण, देखो पूरे भारत में हर राज्य में नहीं है, किसी राज्य में है, तो हमारे उत्तराखंड में 50% आरक्षण है। पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए आपका 21 वर्ष एज चाहिए, ये भी आपका सही हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो सिफारिश की थी वो आपका बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, ये समिति 1957 में बनी थी, ठीक। जबकि अशोक मेहता समिति जो थी 1977 में आती है। इन्होंने आपका द्विस्तरीय पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत और आपका जिला पंचायत, 2 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था आपका अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। बाकी लास्ट देखना आपका, यहाँ पर क्या छाड़ना है आपको, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आपका सी हो जाएगा, आपका सही नहीं है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है भाई। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 243 का आई या फिर 243 का झ, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा केंद्र में वित्त आयोग है, उसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ठीक है। और उसका गठन आपका केंद्र में जो वित्त आयोग होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य जो वित्त आयोग है इसका गठन राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 243 के आई या झ में किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। देखो राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका हो जाएगा देहरादून, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर। देखो देहरादून के बाद फिर नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ठीक है, उत्तरकाशी, टिहरी ये वगैरह आपका हो जाएंगे, ठीक। देखो हमारे राज्य की जो साक्षरता अभी 2011 की जनगणना के अनुसार 78.82% है, जो कि पूरे देश में हमारा उत्तराखंड का जो नंबर आता है, स्थान है, वो है 7वें नंबर पर। किसमें? साक्षरता में पूछ रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे, अलग पूछते हैं कभी कि पुरुषों में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो आपका कौन हो जाएगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला? रुद्रप्रयाग हो जाएगा। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला हरिद्वार हो जाएगा। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जिला आपका फिर देहरादून हो जाएगा। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला आपका हो जाएगा फिर उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है भाई, जो कि साक्षरता से, देखो जनगणना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एक नए क्वेश्चन आता ही आता है। अगर मैं यूके की बात करूँ तो वो तो आपका ये डालते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। यूके वाले भी डाल देते हैं, तो इसको भी आपको जनगणना देखो 2011 की आपको पढ़नी है, अभी नई आई है तो आपको यही पढ़नी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये आपका हो जाएगा भाई टनकपुर यानी कि चंपावत में, ठीक है। किसके नाम से ये इंस्टीट्यूट खोला गया है? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से ये इंस्टीट्यूट खोला गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही छानना भाई आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो पहला ही कथन आपका सही हो जाएगा हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन हुआ था 1867 में, और इस समय कुमाऊं कमिश्नर रेमजे के द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो आपदाओं के लिए या भूस्खलन के लिए जो बनने वाली पहली कमेटी हमारे राज्य में, वो रेमजे के द्वारा शुरू की गई थी, हिल साइड सेफ्टी कमेटी, और ये नैनीताल में इसका गठन किया गया था 1867 में। बाकी चीज़ें देखना, नयार नदी में बाढ़, देखो नयार नदी आपका जो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, और ये पौड़ी से, दूधातोली से निकलती है, पौड़ी से नयार नदी, और आपका फुलचट्टी नामक स्थान पर आपका पौड़ी में मिल जाती है गंगा नदी से। तो इस नदी में बाढ़ आई थी 1951 में, ठीक है। तो 1951 में नयार नदी में बाढ़ आई थी। बाकी 60 साल का भूकंप, देखो गढ़वाल में एक भूकंप आया था 1803 में,
1803 में ये भूकंप आया था, ठीक है। इस भूकंप को बोलते हैं 60 साल का भूकंप। तो ध्यान रखना 60 साल का जो भूकंप है वो 1803 का जो भूकंप आया था गढ़वाल में, प्रद्युमन शाह इस समय राजा थे गढ़वाल के 1803 में, ठीक है। तो उसे बोलते हैं 60 साल का भूकंप। बाकी ध्यान देना यहाँ पर ऑप्शन डी मालपा जो भूस्खलन है ये आपका पिथौरागढ़ में होता है, मालपा जगह है, 1998 में आया था। 17-18 अगस्त, डेट सही याद रखना, 17-18 अगस्त 1998 में मालपा भूस्खलन यानी कि जो पिथौरागढ़ कुमाऊं में हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 55। निम्नलिखित में से नचिकेता ताल किस जनपद में है? नचिकेता ताल आपका हो जाएगा भाई उत्तरकाशी में, ठीक है। बाकी नैनीताल में आपको पता है, कंफ्यूज मत होना, नोकुचिया ताल है, नोकुचिया ताल जो कि कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है, नोकुचिया ताल, ठीक। ये आपका हो जाएगा नैनीताल में, और नचिकेता ताल आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। बाकी टिहरी में बहुत सारे ताल है भाई, सहस्त्र ताल हो जाएगा, मासर ताल हो जाएगा आपका, ठीक है, वासुकी ताल हो जाएगा आपका, ठीक। बाकी बागेश्वर में भी आपके बहुत सारे ताल हैं, तो तालों से भी आपका क्वेश्चन पूछते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना आपको, ठीक है। देखो राज्य का सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला बांध, गलत छानना भाई आपको यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन से थोड़ा देखना, देखो राज्य का सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला बांध, देखो टिहरी बांध भी आता है, कहीं कहीं पर आपको कोठार बांध भी दिया होगा, कोठार बांध, ठीक है। सबसे ज़्यादा जल संग्रहण, देखो सबसे बड़ा बांध नहीं पूछ रहा है, सबसे बड़ा बांध या सबसे ऊंचा बांध हमारे राज्य का, तो तब टिहरी ठीक है। सबसे ज़्यादा जल संग्रहण यानी कि जिस बांध में सबसे ज़्यादा जल है, तो कहीं पर मैंने टिहरी भी देखा, लेकिन कोठार बांध, पहले वाली किताबें देखें तो कोठार बांध भी आंसर देते हैं। कोठार बांध आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है, कोसी नदी के ऊपर कोठार बांध बनाया गया है। बाकी गांव गांव बिजली पहुंचाने हेतु 2014 में सौभाग्य योजना, देखो ये तो सही हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। सौभाग्य योजना बिजली से संबंधित है। मुख्यमंत्री सौर स्वराज्य योजना, देखो मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना, ये आपकी भाई 8 अक्टूबर 2020 को इस योजना को शुरू किया गया था, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 गलत हो गया, पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, 2 और 4 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 57। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखो सही नहीं छाड़ना आपको यहाँ पर। देखो कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी को कहा जाता है, ठीक है ये। बाकी अल्मोड़ा शहर की नींव, देखो अल्मोड़ा शहर की नींव डाली थी भीष्मचंद ने, भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद का जो पिता थे भीष्मचंद, भीष्मचंद के द्वारा अल्मोड़ा शहर की नींव या अल्मोड़ा शहर को बसाया था भीष्मचंद ने। बालो कल्याण चंद ने क्या किया था भाई, चंपावत से राजधानी कहाँ पर ले गए? अल्मोड़ा में। तो चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा में 1563 में राजधानी अल्मोड़ा से चंपावत ले जाने वाला राजा पूछे, तब आपका आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद। और अगर ये पूछे कि इस शहर को किसने बसाया था, तो वो है आपका भीष्मचंद के द्वारा, ठीक है। अल्मोड़ा शहर यहाँ पर, इस शहर को खसिया खोला, खगमरा कोट भी कहते हैं, और इसी भीष्मचंद ने आपका यहाँ पर एक किला बनाया था, खगमरा किला, ठीक। जुआ खेलने वालों पर कर लगाया, देखो जुआ खेलने वालों पर जो कर लगाया था वो लगाया था जगतचंद ने, जगतचंद, ठीक है। बाकी गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक हो जाएगा कीर्तिचंद, ठीक है। कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, और उस समय गढ़वाल का राजा अजयपाल था। अजयपाल के शासनकाल में कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर आपका सही नहीं है, देखो आपका पहला सही है, बाकी 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन डी आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4 सही नहीं है, बाकी एक पहला आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सी जनजाति बजहर नामक त्यौहार मनाती है? ठीक है, बजहर नामक त्यौहार आपका थारू जनजाति मनाती है, ठीक है। और थारू जनजाति आपका खिचड़ी नृत्य भी करती है भाई, खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? थारू जनजाति होली के समय। बाकी भोटिया जनजाति यानी कि भोटियाओं की एक उपजाति है जार, ठीक है। इनके द्वारा लोसर और सुरगैन नामक त्यौहार मनाया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा। राजी जनजाति के द्वारा भाई त्यौहार मनाया जाता है कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति और गोरा अटावली त्यौहार, ठीक है। गोरा अटावली त्यौहार और कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति नामक त्यौहार पूछे तो राजी जनजाति द्वारा मनाई जाती है। बुक्सा जनजाति के द्वारा चेती नामक त्यौहार मनाई जाती है। होंगन, डलिया, मोरो, ये सारे त्यौहार बुक्सा जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर त्योहारों के द्वारा कौन कौन से त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है। बाकी आपकी एक जनजाति जौनसारी जनजाति बची है, ठीक है, जो कि बहुत सारे त्यौहार बहुत सारे मेले मनाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य में लोकोक्तियों को कहा जाता है अखाना पकाना, ठीक है। लोकोक्तियों को क्या कहा जाता है? अखाना पकाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कोटद्वार रेलवे स्टेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कोटद्वार रेलवे स्टेशन, देखो गढ़वाल का पहला रेलवे स्टेशन बना था आपका कोटद्वार 1890 में बना था, ठीक है। 1907 जो रेलवे स्टेशन बना था रामनगर रेलवे स्टेशन कब बना था? 1907 में। 1900 में आपको पता है देहरादून रेलवे स्टेशन,
देहरादून रेलवे स्टेशन बना था। जबकि 1896 में लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था। ठीक है, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया था? 1896 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य में हलक बेकार का संबंध है। राज्य में हलक बेकार का संबंध है, देखो हलक बेकार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हलक बेकार का संबंध है बंधुआ मजदूरी से। बंधुआ मजदूरी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा हलक बेकार, निःशुल्क डाक पहुँचाना भी, देखो इसका आंसर हलक बेकार का जो संबंध था, देखो हलक बेकार का जो संबंध था वो निःशुल्क डाक पहुंचाने से था, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 62, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। साक्षरता, देखो हमारे राज्य की साक्षरता 78.82% सही हो जाएगा। देखो ये गलत हो जाएगा आपका, ग्रामीण लिंगानुपात हो जाएगा आपका 1000। ग्रामीण लिंगानुपात कितना? 1000। जबकि 884 आपका शहरी लिंगानुपात हो जाएगा, शहरी लिंगानुपात, ठीक है। बाकी जनसंख्या घनत्व राज्य का 189 है, लिंगानुपात हमारे राज्य का 963 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, थांगला, मुलिंगला, नेलांग और सांगचोकला दर्रे। थांगला हो गया, मुलिंगला हो गया, नेलांग हो गया, सांगचोकला दर्रा किस जनपद में? ये उत्तरकाशी में हो जाएंगे, ठीक है। और उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच ये दर्रे हैं, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच ये दर्रे पाए जाएंगे, चारों के चारों, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किसने पौड़ी गढ़वाल जनपद में सिलोगी पाठशाला, सिलोगी नामक विद्यालय या सिलोगी पाठशाला की स्थापना सदानंद कुकरेती के द्वारा की गई थी, ठीक है। सदानंद कुकरेती वही व्यक्ति है भाई जिन्होंने आपका विशाल कीर्ति नामक समाचार पत्र 1913 में निकाला था। गढ़वाली ठाठ नाम से उन्होंने उसमें कविता लिखी थी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय। देखो तितलियों का संग्रहालय आपका हो जाएगा भीमताल, ठीक है, भीमताल यानी कि नैनीताल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह आपका हो जाएगा गोपेश्वर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 67, कत्यूरी वंश का संस्थापक। देखो कत्यूरी वंश का संस्थापक हो जाएगा आपका बसंत देव, ठीक है। कनकपाल आपका पंवार वंश का संस्थापक है, ठीक है। सोमचंद आपका चंद वंश का संस्थापक है। और विष्णु वर्मन आपका पौरव वंश का प्रथम राजा था। पौरव वंश का पहला राजा का जो नाम मिलता है विष्णु वर्मन, ठीक है। तो विष्णु वर्मन के बाद वर्मन आ जाएगा आपका, ठीक। चलो सोमचंद हो गया चंद वंश का, पंवार वंश का कनकपाल, बसंत देव आपका कत्यूरी वंश का संस्थापक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जनपद में? देखो हमारे राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार में हो जाएगी और यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें। देहरादून में आपकी 10 विधानसभा सीटें, बाकी चमोली और उत्तरकाशी में आपकी 3-3 विधानसभा सीटें हो जाएगी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखना, अबुल फजल के द्वारा तराई बाबर का उल्लेख किस नाम से मिलता है? देखो तराई बाबर का इतिहास अलग ही आता है आपको, ठीक है। आप तराई बाबर का इतिहास अजय राउत में पढ़ते हो, तराई बाबर का इतिहास, तो वहाँ का इतिहास अलग ही है। तो तराई बाबर को हमारे राज्य में अलग अलग नामों से वर्णन मिलता है कि किसने तराई बाबर को किस नाम से वर्णन किया है। तो यहाँ पर पूछा है अबुल फजल का, तो अबुल फजल के द्वारा तराई बाबर को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था बसंतपुर, ठीक है। बाकी मेहताओं का देश आपका कहा था याहिया बिन अहमद के द्वारा, याहिया बिन अहमद के द्वारा मेहताओं का देश कहा गया था, ठीक है। बाकी आपका कराचल कहा गया था इब्न तूता के द्वारा, इब्न तूता के द्वारा कहा गया था कराचल। और दामन ए को कहा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, निजामुद्दीन अहमद, ठीक है। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नाम से हमारे तराई बाबर का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, अबुल फजल का पूछा है तो बसंतपुर कहा गया है, निजामुद्दीन अहमद में दामन एको कहा है, इब्न तूता में कहा है कराचल, और मेहताओं का देश कहा है आपका याहिया बिन अहमद ने। बाकी तराई क्षेत्र का नाम अलग अलग मिलता है, जैसे आपने पढ़ा होगा 9 लखिया माल, 9 लाख आई यहाँ पर पैदा होती थी, ठीक है। आपका तराई बाबर को आपको रुद्रचंद को दान दिया था किसने? अकबर ने तराई बाबर का क्षेत्र दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें है भाई, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। बाकी आपका ये उत्तराखंड के आपके 40 क्वेश्चन थे, इसके बाद आपका जीएस होगा, ठीक है। जीएस के क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे 71 वाला जो क्वेश्चन है, 71 वाला है यहाँ पे कि किन अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो इसके तहत यानी कि मौलिक अधिकारों के तहत 3 आर्टिकल यहाँ पर है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार है। तो इसके तहत 3 आर्टिकल है, एक है आर्टिकल 14, दूसरा है आर्टिकल 19 और तीसरा है आर्टिकल 21। तो ये 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं।
इन तीनों को संयुक्त रूप से गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो जो समानता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार, इसके तहत एक तो है कानून के समक्ष समता और संरक्षण, ये दोनों बातें आर्टिकल 14 में लिखी गई है। दूसरा है यहाँ पे आर्टिकल 19, यहाँ पे स्वतंत्रताएं हैं, तो यहाँ पर मूल स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं तो आर्टिकल 19 में ये दी गई है। और उसके अलावा आर्टिकल 21 में तो यहाँ पर प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जो है, जीवन जीने का अधिकार जिसे हम कहते हैं, तो ये आर्टिकल 21 में है। तो ये तीनों का तीनों महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से गोल्डन ट्रायंगल के रूप से के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो ये यहाँ पर होना था आर्टिकल 14, 19 और 21। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन में यहाँ पर ये वाला गलत हो गया है, तो सी इसका राइट आंसर होना था। यहाँ पे 16 की जगह 19 यहाँ पे होना था। तो आर्टिकल 14, 19 और 21, तो सी इसका राइट आंसर वहाँ पे होना था। ठीक है, तो ये सभी मौलिक अधिकार यहाँ पर हैं, तो सारे के सारे महत्वपूर्ण, जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये यहाँ पर होंगे। तो आर्टिकल ये क्वेश्चन आंसर इसका सी राइट आंसर होना था। आर्टिकल 72 है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ पे हमें बताना कि कौन सा सही नहीं होगा। तो पहला है जब पूर्णिमा को चंद्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तो यानी कि उसे क्या कहते हैं, उपभू जिसे कहते हैं। उप मतलब समीप, भू मतलब पृथ्वी की। तो जब चंद्रमा क्या हो जाता है, पृथ्वी के नजदीक आता है, तो उसे उपभू या पेरिजी उसे कहा जाता है। तो इस समय क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% लगभग अधिक चमकीला वहां पे दिखाई देता है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होना था यहाँ पे। दूसरा वाला है कि ब्लू मून की घटना 2023 में घटित हुई थी, अब या 2026 में घटित होगी। तो ये यहाँ पर 2023 नहीं बल्कि 2000 यहाँ पे 24 होना था कि 2024 में ब्लू मून की घटना घटित हुई है, अब 2026 में होगी। तो ये यहाँ पे गलत था और हमें यही बताना कि कौन सा सही नहीं होगा। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर होना था। अगला है लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को ब्लड मून की संख्या दी गई है, तो ये यहाँ पे सही होना था। और डी वाला यहाँ पे था कि सुपर ब्लड मून की घटना अंतिम समय 31 जुलाई 2018 में घटित हुई थी, तो ये वाला भी यहाँ पे सही होगा। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला देखते हैं इसमें 73 वाला जो क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी जानने का अधिकार और अपनी रुचि के वकील से अपना मामला प्रस्तुत करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो 22 है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, तो यहाँ पर इसके तहत गिरफ्तारी और निरोध में जो संरक्षण है, अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन देने की बात यहाँ पे आती है। तो यहाँ पर आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट वाला यहाँ पर है, आर्टिकल 22 का फर्स्ट पार्ट है, तो ये कहता है क्या कि आपको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी का वारंट आपको दिखाना होगा कि क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये जानने का अधिकार है। और साथ में अपनी पसंद का वकील के पास ये मामला प्रस्तुत करने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट वाला है, तो इसके तहत ये है। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था कि ये 22 के फर्स्ट के तहत ये यहाँ पर अधिकार है, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें 74 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं आरटी अधिनियम जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी एक्ट है जो 2009, तो ये अधिनियम जो लागू हुआ है, लागू कब से हुआ है, तो लागू 1 अप्रैल 2010 से ये लागू होता है, 2010 से ये लागू होगा। ठीक है, तो इसके तहत क्या क्या यहाँ पे बताना है हमें कि कौन सा सही है। तो पहला है इसमें, पहला ऑप्शन है इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रवेश शुल्क और बाल श्रम पर प्रतिबंध है यहाँ पे। तो यानी कि इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, अगर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ पे प्रवेश शुल्क इनसे नहीं लिया जाएगा। साथ साथ में बाल श्रम यानी कि उनसे अगर कोई कार्य वगैरह वहाँ पे करवाया जाता है, बाल श्रम करवाया जाता है, तो ये प्रतिबंधित है यहाँ पे। तो ये यहाँ पर सही होना था आरटीए एक्ट 2009 के तहत। दूसरा है यहाँ पे वंचित वर्गों के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 25% रिजर्वेशन, यानी कि इनके लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, तो उनको शैक्षणिक संस्थाओं में 25% रिजर्व सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी। जैसे प्राइवेट शिक्षण संस्थान भी है, तो वहां पर भी 25% जो रिजर्व सीटें होंगी, तो वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए वहां पर होंगी। तो ये वाला भी सही होना था। तीसरा वाला है प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे सही है कि प्रत्येक 30 छात्र पे क्या होना चाहिए, एक शिक्षक यहाँ पे होना चाहिए। तो ये छात्र टीचर जो रेशियो है वो 30:1 यहाँ पे है। तो ये वाला भी, तीसरा वाला भी सही है। तो इसके 1, 2, 3 और तीनों के तीनों यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे सही थी। अगला है 75 वाला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत किया गया है। तो इंटर स्टेट काउंसिल जिसे कहा जाता है, तो इसका प्रावधान यानी कि आर्टिकल 263 के तहत यहाँ पे होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य कोई विवाद से संबंधित इस प्रकार से मामलों को सुलझाने से संबंधित इंटर स्टेट काउंसिल का गठन यहाँ पे किया जाता है। तो इसका गठन जो करते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो सर्वप्रथम 1990 में क्या किया गया, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन यहाँ पे होता है 1990 में। और अगर पूछा जाएगा कि किस समिति की सिफारिश पर यह किया गया, तो सरकारिया जो समिति होती है, आरएस सरकारिया जिसे कहते हैं, रणजीत सिंह सरकारिया, तो इस सरकारिया कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन यहाँ पे किया जाता है। तो ये 263 के तहत। 356 के तहत क्या है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन है, यानी कि अगर किसी राज्य में क्या होता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, वहां की सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो उस कंडीशन में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है। आर्टिकल 249 में क्या है, तो यहाँ पर राज्यसभा को अधिकार है। राज्यसभा को क्या अधिकार है, तो राज्यसभा
राज्य सूची के विषय में अगर कोई महत्वपूर्ण विषय है तो उस विषय को संसद को अधिकार दे सकती है वहां पर कानून बनाने का अधिकार, कि राज्यसभा एक प्रस्ताव लाएगी और उस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार वहां पे संसद को प्राप्त हो सकता है। तो आर्टिकल 249 में ये हो जाएगा। आर्टिकल 270 में क्या है, तो ये केंद्र और राज्यों के मध्य क्या है, केंद्र राज्य के मध्य करों से संबंधित ये है, करों से संबंधित ये होगा आर्टिकल 270 वाला। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे जो राइट आंसर होना था वो बी, यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला देखते हैं, इसमें आर्टिकल 76 है, यहाँ पे कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो आर्टिकल अगर हम 14 देखें, अनुच्छेद 14, तो यहाँ पर दो चीजें लिखी हैं। एक है कानून के समक्ष समता, तो समता लिया है हमने कहाँ से, ब्रिटेन से, यानी कि सभी लोगों पर एक जैसा कानून लागू होगा, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, तो सभी पर एक जैसा, एक कार्य के लिए एक जैसा कानून लागू होगा। तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन देने की बात होती है, तो ये हमने कहाँ से ली है, तो अमेरिका से ली है, यूएसए से ली है। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। बाकी अमेरिका से अगर हम देखें तो यहाँ से हमने क्या लिया है, और तो जैसे यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद हो गया, जैसे मौलिक अधिकार हो गए, इस प्रकार के प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। ब्रिटेन से जैसे अगर हम देखते हैं तो संसदीय प्रणाली को यहाँ से हमने लिया है, एकल नागरिकता को हमने यहाँ से लिया है। इसके अलावा जैसे ये कानून के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट है, ये ब्रिटेन से लिया है। तो इस प्रकार से चीजें, जैसे कनाडा से है तो कनाडा से हमने क्या लिया है, तो यहाँ से जैसे संघीय व्यवस्था होगी, संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। इसके अलावा जैसे क्या होता है, जैसे अवशिष्ट जो विषय होते हैं उससे संबंधित ये यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, तो यहाँ पे हमने प्रस्तावना की भाषा, यहाँ से हमने प्रस्तावना की भाषा, तो ये हमने यहाँ से लिया है। इसके अलावा जैसे समवर्ती सूची के विषय होते हैं तो ये हमने यहाँ से लिए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया से यहाँ से होने थे। तो ये अलग अलग जो चीज़ें हैं ये अलग अलग जगहों से हमने लिए हैं। तो यहाँ पर देखें तो इसका राइट आंसर क्या होना था, ए, यहाँ पे इसका राइट आंसर होना था। अगला देखते हैं, इसमें 77 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर एक तरफ झील है दूसरी तरफ देश है, तो यहाँ पर कौन सी झील देश सही सुमेलित नहीं है। तो बेकाल झील रूस में है, तो ये सही हो जाएगा। ये क्या है, ये सबसे विश्व की सबसे गहरी झील भी है, ये विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा मिशिगन झील, तो ये पूर्णतः यूएसए में है। आपने ग्रेट लेक्स पढ़े होंगे, ग्रेट लेक्स यानी कि 5 झीलें हैं, ग्रेट झील या ग्रेट लेक्स के नाम से जिनको जाना जाता है। तो इसमें एक आती है मिशिगन झील, उसके अलावा ह्यूरोन झील, सुपीरियर झील, इसके अलावा इरी झील के अलावा ऑन्टारियो झील, और इसके अलावा मिशिगन झील। तो यानी कि ये 5 झीलें हैं जो कहाँ पर हैं, मिशिगन झील। तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं ये 5 झीलें, जिन्हें संयुक्त रूप से ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये सभी के सभी मीठे पानी की झीलें हैं। लेकिन यहाँ पर मिशिगन जो झील है वो पूर्णतः यूएसए में है, यानी कि इसमें कनाडा की सीमा नहीं लगती है। बाकी जितनी ये 4 झीलें हैं तो यहाँ पर कनाडा की सीमा भी इनसे टच होती है। तो ये इसकी विशेषता है। तो सारे के सारे मीठे पानी की झील हैं। ओनेगा झील, तो ये कनाडा में नहीं है बल्कि ये कहाँ पर है, तो ये रूस वाले क्षेत्र में है, यूरोप क्षेत्र में जो पड़ता है, तो वहाँ पर ओनेगा झील होगी। तो ये यहाँ पर गलत होगा। तो हमें यही बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होना था। माराकाइबो झील, तो ये वेनेजुएला में है। तो ये बाकी सारे सही हैं इसमें। अगला देखते हैं, इसमें 78 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखें, दक्षिणी गोलार्ध में तो ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा और ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर, तो हवा जिस क्षेत्र से जारी होगी दक्षिणी गोलार्ध में, तो वो उसके कहाँ मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। तो जैसे हवा यहाँ से ऊपर के लिए जारी है तो ये क्या हो जाएगी, इस प्रकार से बाईं ओर इसका यहाँ ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, हवा जिस क्षेत्र से जारी होगी, जैसे यहाँ से नीचे के लिए जारी है, तो ये क्या हो जाती है, अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। तो इसका दायां कहाँ होगा, इसका दायां इस प्रकार से इसका दायां हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में हवा अपने दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में जिस क्षेत्र से हवा जारी होगी उसके बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये किस कारण से होती है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। जब पृथ्वी घूमती है तो उसके कारण ये होता है। इसी को फेरल ने समझाया था, इसलिए इसको फेरल का नियम भी कहते हैं। फेरल के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाया गया था, तो फेरल का नियम भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होना था वो डी यहाँ पे सही होना था, कि दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर विक्षेपित होने का जो कारण है तो वो कोरियोलिस बल ही यहाँ पर है। अगला देखते हैं, इसमें 79 वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर हमें सही बताना है कि कौन सा सही होगा। पहला है, पश्चिमी रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। तो पश्चिमी रामगंगा यानी कि जो कहाँ से निकलती है, तो पश्चिमी रामगंगा निकलती है दूधातोली क्षेत्र से। दूधातोली यानी कि उत्तराखंड में जो दूधातोली क्षेत्र है, मध्य हिमालय में, तो यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, जिन 5 नदियों में से एक क्या है, पश्चिमी रामगंगा भी है। और आगे चलकर ये यूपी में जाती है और यूपी में कन्नौज के पास क्या हो जाती है, ये गंगा नदी में यहाँ पे मिल जाती है। तो पहला वाला यहाँ पे सही था। दूसरा है यहाँ पे बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो यहाँ पर ये गलत होना था कि बेतवा नदी जो है वो प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है, तो ये यहाँ पे गलत होना था। ये अगर हम देखें तो यूपी क्षेत्र में, यूपी का हमीरपुर जिला है, यूपी हमीरपुर जिला, तो यूपी हमीरपुर जिले में ये बेतवा नदी किसमें मिलती है, यमुना में मिलती है। तो यानी कि यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी।
ठीक है, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, कैन हो गया, ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं, वो यमुना की सहायक नदियां हैं। प्रयागराज में अगर हम बात करें तो प्रयागराज के समीप कौन सी नदी मिलती है, तो यहाँ पर गंगा हो गया, गंगा में मिल जाती है, इसमें कौन सी, गंगा में यमुना यहाँ पे मिलती है, ठीक है, न कि यहाँ पे बेतवा नदी मिलती है। तो दूसरा वाला कथन यहाँ पे क्या होना था, गलत होना था। तो हमें सही बताना है तो केवल और केवल एक ही सही है, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें 80 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, सिवान समुद्र या सिवा समुद्र जिसे कहते हैं एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है। तो शिव समुद्रम आपने जलप्रपात भी सुना होगा, ये कहाँ पर पड़ेगा, तो ये पड़ेगा कर्नाटक क्षेत्र में, शिव समुद्रम जलप्रपात यहाँ पे होगा। और यहीं पर यानी कि शिव समुद्रम क्या है, एक जल विद्युत परियोजना हम कह सकते हैं, ये यहाँ पर है। तो यानी कि शिव समुद्रम क्या है, जल शक्ति है, यानी कि जल विद्युत परियोजना है। और उसके अलावा कल्पक्कम क्या है, तो ये एक न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पर है। तो कल्पक्कम पड़ेगा कहाँ पे, तो ये है तमिलनाडु में, कल्पक्कम है तमिलनाडु में। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी का वहाँ पे सेंटर है, ऊर्जा का स्रोत। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होना था वो इसका राइट आंसर होना था कि एक है जल शक्ति से संबंधित और दूसरा है यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा का क्षेत्र। तो ए इसका राइट आंसर होना था यहाँ पे। अगला देखते हैं, इसमें 81 वाला जो क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो वो चिन्हित कीजिए। सोन नदी की अगर हम बात करें तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, अमरकंटक पहाड़ियां मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है यहाँ से निकलती है। उसके अलावा शारदा अथवा सरयू, तो शारदा जिसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं, तो ये नदी निकलती है, ये ग्रेटर हिमालय से ये निकलती है, तो यानी कि महान हिमालय से निकलती है। गोमती नदी की बात करें तो ये यूपी के पीलीभीत जिले से, और यहाँ पर एक झील है फुलहर झील, तो फुलहर झील से ये निकलती है। तो यानी कि ये मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली एकमात्र नदी है। बाकी ये सारे के सारे अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ये हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना था वो